हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से आगे बढ़ते हैं उस कार्यक्रम से। कल हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जिक्र किया था। इस बहाने किया था कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी सक्रिय था, मिचुआंग। उसकी वजह से हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन की फिनोमेना को समझ लिया और उसके मैकेनिज्म को भी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइक्लोन सिर्फ ट्रॉपिकल नहीं होते। एक और प्रकार का साइक्लोन होता है जिसको कहा जाता है क्या? टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ़र्क जान लेना ज़रूरी है कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये इक्वेटर के आसपास भी नहीं होंगे। ये डेवलप होंगे हाई लैटीट्यूड वाले रीजन में। अगर मैं इसको 60 डिग्री मान लूँ और अगर मैं इसको 65 डिग्री मान लूँ थोड़ी देर के लिए, नॉर्थ लैटीट्यूड, तो यहाँ से आने वाली जो कोल्ड पोलर्स हैं और यहाँ से आने वाली जो वार्म विंड्स हैं वो यहाँ पर आकर समझ लीजिए कि बस यहाँ पर आकर ठहर गई हैं और एक दोनों के बीच में एक सीमा रेखा बन गई है जिसको हम फ्रंट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वाताग्र। तो इस टेम्परेट साइक्लोन के मैकेनिज्म को समझने से पहले, उससे भी पहले, हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए और उसका नाम है एयर मास अर्थात वायु राशि, और एक चीज़ होती है फ्रंट जिसको हिंदी में कहते हैं हम वाताग्र। इसको समझे बगैर हम ये नहीं समझ सकते। ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल था कैरेक्टर में, अर्थात उसको जो ऊष्मा मिल रही थी वो समुद्र के सतह से मिल रही थी, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। और उसका निर्माण कहाँ हो रहा था? 8 डिग्री से लेकर 15 के बीच में, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको। इस केस में ऐसा मामला नहीं है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म पूरी तरीके से क्या है? डिफरेंट है। इससे डिफरेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन से डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसके बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं साइक्लोजेनेसिस। क्या कहते हैं? साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अर्थात साइक्लोन के बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं साइक्लोजेनेसिस। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि एयर मास और फ्रंट को जाने बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी, तो ज़रूरी है हमारे लिए जानने की सबसे पहले कि एयर मास क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे फ्रंट क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं एयर मास क्या चीज़ है। हिंदी में इसको कहा जाता है वायु राशि। क्या कहा जाता है? वायु राशि। तो वायु राशि यानी कि एयर मास क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर का ऐसा विस्तृत भाग। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक ब्लॉग बनाया कुछ इस तरीके से कि इसमें एटमॉस्फेयर की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। अर्थात कहने का मतलब टेम्परेचर, कंटेंट, ह्यूमिडिटी, समझ रहे हैं बात आप? और इसमें प्रेशर, ये सारी जो क्वालिटी है ये सब क्या है? सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर एयर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ भी कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक एयर मास है और ये भी दो प्रकार के होते हैं, वार्म और कोल्ड। तो ये वार्म एयर मास का एग्जांपल ले लिया हमने कि ये लगभग इस एयर मास का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास का है। ह्यूमिडिटी कंटेंट क्या है? सभी जगह क्या है? कांस्टेंट है। इसी प्रकार से कोई कोल्ड एयर मास भी होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इससे पूरी तरीके से अलग होंगी। तो उसको हम मान लेते हैं कोल्ड एयर मास मान लेते हैं। दिखाई नहीं देगा, ये आपको एज्यूम करना है। ठीक है, समुद्र के ऊपर लैंड मास के ऊपर आपको ये एज्यूम करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कोल्ड एयर मास। अब कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास एक दूसरे की तरफ क्या है? आते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों का कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग है तो दोनों इंटरमिक्स नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं, द्वंद्व करते हैं आपस में। क्या करते हैं? मुक्केबाजी करते हैं, समझ लीजिए। और इन दोनों के बीच में एक सीमा बन जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रंट।
तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रंट। अर्थात इसका निर्माण हो जाता है दो विभिन्न वायु राशियों के आपस में द्वंद्व करने के कारण किसका निर्माण होता है, वाताग्र का। तो अगर एयर मास दो प्रकार के हो सकते हैं तो वाताग्र भी कई प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वार्म फ्रंट हो सकता है, कोल्ड फ्रंट हो सकता है, ऑक्लूडेड फ्रंट नाम की भी एक चीज है। यूपीएससी में क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। वार्म फ्रंट तब बनेगा जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के क्षेत्र में प्रवेश करेगी और उसको उठाने का प्रयास करेगी, लेकिन वार्म एयर मास का वजन कम है क्योंकि गर्म है, तो उसको उठाने के प्रयास में वो उसके ऊपर ग्लाइड कर जाती है और उन दोनों के बीच में जो सीमा बनती है उसको हम क्या कह देंगे, वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट तब बनेगा जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के क्षेत्र में प्रवेश करेगी और इसका वजन हल्का है, उसको ऊपर उठा लेगी और उन दोनों के बीच में जो सीमा बनेगी उसको हम कहेंगे कोल्ड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट तब बनता है जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को पूरी तरीके से उसको ऊपर उठा ले और उसका जो संपर्क है सतह से वो पूरी तरीके से काट दे। ठीक, इसको कहते हैं हम ऑक्लूडेड फ्रंट। ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी, ये सारी वेदर डिस्टर्बिंग फिनोमेना से रिलेटेड है। ऐसी चीज़ें जब हो रही होती हैं तब निर्माण होता है किसका, साइक्लोन का। ठीक, किसका होगा, साइक्लोन का। तो साइक्लोन इस प्रकार के जो डेवलप होते हैं उसकी 6 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उस डायग्राम को समझे बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो एक डायग्राम देखिए आप, ये देखिए 6 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। आप समझ सकते हैं पहले डायग्राम में दो आपको दिख रही होंगी, कोल्ड एयर और वार्म एयर। कहने का मतलब एयर मास से है, एक बीच में बाउंड्री है बनी, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो कोल्ड एयर मास का जो एरिया है ये लगातार बड़ा होता जाएगा और वार्म एयर मास का एरिया क्या है, कम होता जाएगा। तीसरी स्टेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोल्ड एयर का जो रीजन है वो बढ़ रहा है और इसका क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। चौथी स्टेज में हम देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से कि ये जो रीजन है वार्म एयर फ्रंट वाला ये और भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कोल्ड एयर पूरी तरीके से क्या है, ज़्यादा जगह बना ले रही हैं। और आप देख सकते हैं कि पांचवी स्टेज में पूरी तरीके से क्या हो गया है, वार्म एयर मास, हम जो ये वार्म एयर मास जो वार्म एयर है ना, दरअसल ये नीचे नहीं, ये ऊपर चली जाती है और नीचे जो कैसी नीचे क्या रह जाती है, कोल्ड एयर रह जाती है। छठी स्टेज में आप देख सकते हैं कि कोल्ड एयर ऊपर रह गई है। कोल्ड एयर ऊपर रह गई कि मेरा मतलब ये नहीं है कि ऊपर आसमान में है, ये ज़मीन में, और इसके ऊपर क्या आ गई है, वार्म एयर। ठीक, ये चीज़ समझने जैसी है। तो एक चीज़ और देखिए, इसमें मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा और वो ये कि हाँ, कि जैसे मान लीजिए कि ये 65 डिग्री वाला लैटिट्यूड था, ये 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड था, यहाँ से पोलर वेव्स आई, यहाँ से वार्म, और दोनों के बीच द्वंद्व जारी है। दूसरी स्टेज में डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कोल्ड एयर बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की फिनोमेना को समझ लेना थोड़ा ज़रूरी है, और वही है कि इधर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है ना, और इधर आप समझ सकते हैं कि यूरोप वाला इलाका है। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, इधर क्या है, यूरोप है। ठीक है, तो मैंने इसको यूरोप मान लिया है, इसको हमने नॉर्थ अमेरिका मान लिया है। इसके बीच में अटलांटिक ओशन है, आप पता ही है आपको। तो लैंड मास एक तरफ, एक लैंड मास इस तरफ। तो ज़रा समझने जैसी बात यह है कि जो कोल्ड एयर है वो किसके ऊपर, वाटर के ऊपर या कॉन्टिनेंट के ऊपर तेज ट्रैवल करेगी। तो इसका जवाब है कॉन्टिनेंट के ऊपर ट्रैवल करेगी तेज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, क्या, कॉन्टिनेंट अर्थात सॉलिड। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको कोल्ड एयर आते हुए देखने को मिलेगी, और इस बीच वाले इलाके में जो मैंने एक लैटिट्यूड बनाया था, बीच वाले इलाके में आपको वार्म एयर जाते हुए दिखाई देगी। तो वो जो हमने उस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश की थी ना, तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि इस तरफ नॉर्थ अमेरिका था, इस तरफ यूरोप था,
और कैसे हम देख सकते हैं कि जो कोल्ड लेयर का जो एरिया लगातार बढ़ता जाता है और पूरी जगह ले लेता है किसकी, सरफेस की। और हम कह सकते हैं आसानी से कि ये जो चीज़ हो रही थी इसने क्या कर दिया होगा, एक सिस्टम बना दिया होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है कुछ इस तरीके से। सो इन दिस वे द टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड 60 to 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसको वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन से इसकी फिनोमेना थोड़ी सी जटिल नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ पुराने मैकेनिज्म भी हैं साथ साथ। पुराने से मेरा मतलब इसमें एयर मास की थ्योरी भी है, फ्रंट की थ्योरी भी है, उसको समझा बगैर ये नहीं आएगा। तो कृपा करके आप इन सब चीज़ों को टेक्स्ट बुक से भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको आपकी टेक्स्ट बुक समझ में आने लग जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से फ्रंटल लाइन में दो एयर मास आपस में आके बने हुए हैं और क्या है, धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, इसमें सर्कल बन जाता है और एक बहुत बड़ा इसका क्रिएशन हो जाता है टेम्परेट साइक्लोन का। टेम्परेट साइक्लोन मोस्टली रिसाइडेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि क्या तबाही नहीं मचा, तबाही तो खूब मचाता होगा ये भी। ये है कि इसके आने की वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में आबादी काफ़ी ज़्यादा है, आप जानते ही हैं, और अक्सर थर्मल ओरिजिन रहता है, थर्मल करेक्टर रहता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जाहिर सी बात है। तो वो कोस्टल रीजन को जहाँ पे हिट करती है वहाँ पर आबादी वाले क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा जान माल का नुकसान करती है। ठीक है, तो ये जो मिचवांग जो साइक्लोन था ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का उदाहरण था, ना कि टेम्परेट का। ओके, तो होपफुली ये शॉर्ट में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, 100% समझ में आई होंगी। बस इसमें ये जान लेने वाली बात है कि जो कोल्ड एयर है इसको दो कॉन्टिनेंट मिल जाते हैं पूरी तरीके से फैलने के लिए, और जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर वार्म एयर मास है ना, ये यहाँ पर वार्म एयर इस रीजन को फिल करने की कोशिश करती है कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी हमने इस वाले फिगर में देखा है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अपनी किताबों से भी पढ़िए, पता लगाइए कि इस तरह के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या यूपीएससी में से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ये यूपीएससी का ही टॉपिक है दरअसल। ओके, एनीवेज होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।